नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, न्यूज़ टाइम के मंच पर हम बहुत सारे विषयों पर विद्वानों से वन टू वन टॉक शो आयोजित करते आए हैं और उसी श्रृंखला के अंदर आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, जो विद्वान हमारे साथ हैं, वो जाना पहचाना चेहरा है। न्यूज़ टाइम पे आप लगातार उनको देखते आए हैं, उनके विचारों को सुनते आए हैं। हम स्वागत करेंगे सुनील शुक्ल जी का। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े। दर्शक मित्रों, सुनील जी उन विद्वानों में से हैं जो अपने विचारों को बहुत प्रखरता के साथ और बहुत सच्चाई के साथ रखते हैं, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी विषय हो। और शायद यही एक बात है जिसके कारण उनके चाहने वाले हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों के अंदर भी लाखों करोड़ों के अंदर हैं, क्योंकि ना केवल चेहरा जाना पहचाना है बल्कि उनकी विद्वता के भी जो चर्चे हैं वो चारों ओर हैं। तो धन्यवाद सुनील जी, समय निकाला आपने, हमारे साथ जुड़े, न्यूज़ टाइम के मंच के साथ जुड़े। लोकसभा का अविश्वास प्रस्ताव समाप्त हो गया, खत्म हो गया, हलचल रही, बहुत सारे लोग सस्पेंड हो गए। शायद 150 से ज्यादा लोग अब तक इतने सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में सस्पेंड हुए हैं दोनों सदनों से, जो कि शायद हाईएस्ट है आज तक का इतिहास किसी एक कालखंड के अंदर। सभापति और साथ में जो स्पीकर साहब हैं, उनकी भूमिकाएं क्या कहते हैं कि संशय के घेरे में आई कि वो अपना कार्य जो थे पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जमीन पर जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो बहुत अलग किस्म की हैं। शायद एंटी इनकम्बेंसी, हिंदुत्व के कट्टरवाद को लगातार बढ़ावा देना और आरएसएस की वो थ्योरी जिसके अंदर की ईसाई, मुसलमान और बाकी जो अल्पसंख्यक हैं उनकी कोई भूमिका नहीं हो, उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार एक के बाद एक मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है। बिल्स भी ऐसे लेके आ रही है, डेटा प्राइवेसी हो, दिल्ली अध्यादेश हो, इलेक्शन कमीशन हो, फॉरेस्ट एक्ट हो, या इसके अलावा और भी कई ऐसे जो बिल्स पास किए गए बिना किसी वाइड डिस्कशंस के, और जो हमारे खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो एमपीज हैं दोनों सदनों में, उनकी विद्वता पे तो प्रश्न चिन्ह उठ ही रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो क्या पास कर रहे हैं, सिवाय इसके कि वो अपने हाथ ऊपर उठा दे रहे हैं। जनता को शायद अब इस बात को पहचानना चाहिए कि जो आरएसएस का एजेंडा बीजेपी लागू कर रही है, कहीं ना कहीं उसे एक विराम देने की जरूरत है। ये विराम सिर्फ जनता दे सकती है। मैं इसी विषय पर आज आपसे बात करूंगा कि कुछ चीजें जो परेशान कर रही हैं, कुछ चीजें जो हमारी छवि को ध्वस्त कर रही हैं, हमारी सेकुलर इमेज को एज ए रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस बात को भी। अगले महीने हमारा G20 का सम्मेलन है, लेकिन एक बहुत बड़ा उसके अंदर खामी निकल के आया कि पिछले 10 महीने से भारत में चीन का राजदूत नहीं है। ये भी एक किस्म की चोट है हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को। पहले 2.5 साल तक अमेरिका का राजदूत नहीं था। तो कूटनीतिक रूप से हम असफल होते भी नजर आ रहे हैं और पड़ोसी देशों को भी नाराज किया है। मैं सबसे पहले भारत के इस समय जो इमर्जिंग हालात हैं, जो डोमेस्टिक भी और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी छवि जो उसको हानि पहुंच रही है, मैं एक जनरल व्यू आपसे लेना चाहूंगा कि देश इस समय वास्तव में एक संकट काल से गुजर रहा है। और एक पॉइंट और बाद में मैं जोड़ूंगा साथ में, अगर मैं भूल नहीं गया तो, इंडिया इज नाउ बिकमिंग एन इंपोर्टर ऑफ व्हीट। दुनिया को खाना खिलाने वाला देश। 2017-18 में भी व्हीट इंपोर्ट किया और हमने कई सालों से कभी व्हीट इंपोर्ट नहीं किया था, और हम कह रहे थे कि हम दुनिया को खाना दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं, व्हीट दे सकते हैं। अब हम व्हीट इंपोर्ट कर रहे हैं, राइस के ऊपर हम लगातार बैन पे बैन लगाते जा रहे हैं। इससे भी हमारी छवि ध्वस्त हुई है। और यूएनओ को अमेरिका का भी कहना है कि आपका जो बैन है वो इलॉजिकल है, इलीगल है, बल्कि इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में चावल की कीमतें बढ़ गई हैं। और गेहूं, ऐसा लगता है कि हमारी लगातार प्रोडक्शन जो शॉर्ट हो रही है, और इस साल जो 9 मिलियन टन गेहूं रशिया से मंगाने का अब ऑर्डर दिया गया है, जो प्रोमिनेंटली सब जगह पर है। तो ये इस
एक मिथ जो पैदा किया जा रहा है कि हम ना केवल समर्थ हैं अन्न के मामले में और दुनिया को खिला सकते हैं, जो मोदी जी कहते थे, हमें खुद के खाने के लिए नहीं हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो फर्दर प्रोग्रेस होनी थी उसके लिए भी एक धक्का है। तो सबसे पहले ये राजनीतिक, आर्थिक और जो सामाजिक परिवेश है, मैं उसके ऊपर आपकी ताजा टिप्पणी चाहूंगा। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। नहीं, ये तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि देश की जो राजनीतिक की स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। सरकार के द्वारा विपक्ष के बारे में जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, किसी लोकतांत्रिक देश में यह बहुत इसकी स्वीकृति होती नहीं है। आप विपक्ष के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते अगर आप अपने आप को एक मजबूत लोकतंत्र कहते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे डीएनए में डेमोक्रेसी है, तो डीएनए में डेमोक्रेसी जिसकी होती है वो अपने विरोधियों के प्रति इस तरह का आचरण नहीं करता, इस तरह के अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग नहीं करता, इस तरह से टारगेट नहीं करता। आलोचना होती है, नीतियों की आलोचना होती है, कार्यक्रमों की आलोचना होती है। आप ये कहते हैं कि जिनका जो रवैया है वो कैसा है, वो कैसा नहीं है, लेकिन विमर्श खत्म कर दिया है आपने। विमर्श हो ही नहीं रहा है। अगर आप अपने प्रतिद्वंदियों से विमर्श नहीं करेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी बात को स्वीकार कर लिया जाए। और विमर्श नहीं करेंगे तो अब अगर कोई कमियां हैं तो उसको संशोधित कैसे किया जा सकता है। संसदीय जो व्यवस्था, संसद की जो कार्यशैली है उसके ऊपर सवाल पैदा हो रहा है कि सवाल है कि प्रधानमंत्री अगर संसद में नहीं आएंगे, संसद में बुलाने के लिए विपक्षी दलों को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत गंभीर टिप्पणी है। वो हुआ क्या नहीं हुआ तो दूसरा विषय है। यही अपने आप में है कि अगर मैं सत्र चल रहा हो और सत्र में किसी विषय को लेकर विपक्ष या देश के लोग, विपक्ष का मतलब वही देश के प्रतिनिधि है, नागरिकों के प्रतिनिधि हैं, अगर वक्तव्य चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी नहीं आने के लिए तैयार है, यह भी एक तरह का एक सवाल है। जो आपने बात कही कि आप विपक्ष के नेताओं का सस्पेंशन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन संसदीय दल के नेता सस्पेंड कर दिए जाए, मेरी स्मृतियों में नहीं है। 2014 से लेकर 2004 से लेकर के 2014 के बीच में संसदीय व्यवस्था में नेताओं का सस्पेंशन होता है, कई बार होता है, लेकिन इतना नहीं, इस तरह से नहीं होता। लेकिन उस दौरान जितने लोगों का सस्पेंशन हुआ है, लोग, मैंने आंकड़ों के अनुसार उससे दुगना लोग इस दौरान हो गए। 150 से अधिक, मनमोहन सिंह के समय से 3 गुना ज्यादा है। ये 3 गुना ज्यादा, मतलब 3 गुना ज्यादा लोग हो गए। ये और उसके बाद संसदीय दल के नेता, सबसे बड़ी पार्टी के नेता, यह जो तरीका है यह सवाल पैदा करता है। यह बताता है कि जिस लोकतंत्र के लिए हम कहते हैं कि हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है, हम संसदीय व्यवस्था में हमारा विश्वास है, हमारा संविधान इतना मजबूत संविधान है, उसको लेकर के कई तरह की चिंताएं पैदा करते हैं लोगों के मन में। इसी आप अर्थव्यवस्था की बात, ये करीब तरह की बातें की जाती है। आप कहते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए, जवाहरलाल नेहरू के जन्म में 8वीं अर्थव्यवस्था थी। और 5वीं, आप ये वेग टर्म की बात क्यों करते हैं? अगर आप 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए तो बेहतर अर्थव्यवस्था से होने वाले लाभ क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? अगर आपकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई, आपका उत्पादन बेहतर हो गया, रोजगार के अवसर बेहतर हो गए, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई, लोगों की निजी आय बढ़ गई, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, ये भी तो दिखना चाहिए। गोया और जो लोगों के बीच में आर्थिक विषमता है वो नियंत्रित हो रही है, ये तो हो नहीं रहा। और अगर ये नहीं हो रहा है तो सवाल पैदा होंगे। तो आप केवल एक तरफा दृश्य दिखाने की बात करते हैं। रुपए का आपका मूल्यन कितना होता चला जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम कहाँ खड़े हैं, ये तमाम सवाल, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो आपके द्वारा किए गए दावों को खारिज करते हैं। क्या आप बेहतर अर्थव्यवस्था की बात भले कर लें अपने भाषणों में, वस्तु ऐसी नहीं है, क्योंकि आप महंगाई की बात नहीं करते। अभी मतलब बताइए, दवाओं की कीमत 350 से 400 गुना बढ़ जाए, क्या किसी लोक कल्याणकारी राज्य में संभव है ये? और सरकार चुप रहे और ये दावा करे कि हमारे रहते कोई भूखा नहीं मरेगा। अरे स्वस्थ रहेगा तब ना उसको भूख लगेगी और आप उसकी चिंता करेंगे। और कोई माने प्रो पुअर की बात हम लोग कहते थे, गरीबों के हित में सरकारें चलेगी, कहाँ चल रही हैं? कौन सी नीति आपने बना दी? आप विदेशी व्यापार की स्थिति ले लीजिए, लगभग अधिकांश देशों से जो व्यापार है वो घाटे में है।
सबसे बड़ा व्यापार जिस अभी आपने कहा कि चीन ने अपने राजदूत तो कभी तक तैनात नहीं किए हैं, उससे कितना घाटे का व्यापार है। और आप तमाम तरह के नारेबाजी राजनीतिक रूप से लोग करते हैं कि चीनी सामानों का बहिष्कार कीजिए, केवल कहने के लिए। तो चाहे अर्थ जगत हो, चाहे कृषि जगत हो, मतलब क्या किसानों के प्रति आपका रवैया क्या, ये नहीं बताता कि क्या आपने दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा देखा है कि उस देश का किसान 300 से 1 साल से ज्यादा खुले आसमान के नीचे आंदोलन करे और सरकार से की तरफ से उस आंदोलन को खत्म कराने के बजाय उसको बदनाम करने की कोशिश की जाए, आंदोलन में शामिल लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जाए, उनको तरह तरह की मुकदमेबाजी में उनको फंसाने का प्रयास किया जाए? ये कहीं होता है क्या? और आप उसके बाद भी कहिए कि मैं किसान और कृषि हमारे लिए बहुत प्राथमिकता के विषय है। आपने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कहाँ गया वो नारा? चर्चा करने के लिए आप तैयार नहीं है। कृषि की लागत आप कम कर दें, कहाँ चला गया वो नारा? आप बात नहीं करने के लिए तैयार हैं कि बीजों की कीमत, रसायनों की कीमत, खादों की कीमत कितनी बढ़ती चली गई, कौन नियंत्रित करेगा इसको? और चीजों की कीमतें केवल उत्पादन की लागत से नहीं बढ़ता जाता, सरकार की नीतियां बहुत बहुत बड़ा कारण होती है। सरकार किसानों की उपज की स्थिति क्या है, क्योंकि कितना उनकी उपज का कीमत मिलेगी, भंडारण की स्थिति क्या है, सिंचाई कहाँ तक कितने समय तक आपने बढ़ा दिया, ये तमाम सवाल है। इसलिए चाहे आप इस सरकार में चाहे हमारा आर्थिक स्थिति हो, चाहे हमारी राजनीतिक स्थिति हो, और चाहे कृषि का क्षेत्र हो, सभी जगह हम प्रभावित हुए हैं और चिंताएं, तरह तरह की चिंताएं लोगों के सामने है। जी।